हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हो एंड सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन चल रही है। इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि वैकेंसीज़ कब आने वाली है, और ये बात सुन के आप इरिटेट हो गए होंगे, तो मैं आपको इरिटेट तो नहीं करना चाहूँगा, बट कुछ चीज़ें एक्चुअल जो फैक्ट है कि वैकेंसीज़ आने में इतनी देरी क्यों हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको उससे एक आइडिया आपको ये लग जाएगा कि वाकई में यार ये इतनी लेट क्यों हो रही है। और बाकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपको तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। कोई ये बोलेगा कि वैकेंसीज़ आ गई है तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ये भी गलत बात है। और ये भी बातें होती है यार कितनी लंबी टाइम तक वैकेंसीज़ नहीं आई है और कब आएगी कोई कंफर्म नहीं है, तो जो आपकी मोटिवेशन लेवल होती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि जब आपके सामने एग्ज़ाम दिखता है ना, तो यार उस टाइम जो एक प्रिपरेशन का जो बूस्टअप होता है वो एक अलग ही मज़ा होता है। एक टारगेटेड आप फोकस माइंड में पढ़ते हो। इस टाइम क्या होता है यार कि पता नहीं वैकेंसीज़ कब आएगी नहीं आएगी। रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे आप कुछ अपना जो है रूटीन सेट करते होंगे, मे भी आप उसको पूरा कर पाते होंगे, नहीं भी कर पाते होंगे, और एक फ्रस्ट्रेशन तो आते रहता होगा कि भाई वैकेंसीज़ कब आएंगी। तो कुछ चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो की हेल्प से कि वाकई में यार इतनी देरी क्यों हो रही है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, तो यार ये 5 साल कंप्लीट हो चुकी है इसकी लास्ट वैकेंसीज़ की। अगर आप रेलवे जेईई की तैयारी कर रहे हो तो दिसंबर 2019 मतलब दिसंबर 2018 में भी इसकी वैकेंसीज़ थी, और इस ईयर जो आपका 2023 चल रहा है इसमें दिसंबर तक आते हैं तो इसकी भी वैकेंसीज़ की लास्ट 5 ईयर्स हो जाएंगे। तो इतनी टाइम तो यार रेलवे आप देखोगे पास में उठा के लास्ट वैकेंसी 2016 फिर 2018 नहीं होती थी, बट इतनी लेट क्यों हो रही है। तो आपको भी ये पता होगा कि जब 2018 में वैकेंसीज़ आई थी एएलपी एंड टेक्नीशियंस की, उसके बाद जब 2019 में इलेक्शन था तो गवर्नमेंट ने, आपको भी पता होगा कि जब इलेक्शन का मुद्दा होता है उस टाइम एम्प्लॉयमेंट हो गया, सरकार ने क्या किया है, इतनी हमारी जो कंट्री में यूथ का पॉपुलेशन है, तो बेरोज़गारी वाला जो मुद्दा होता है ना, बहुत ही बड़ी एक मतलब जो आप बोल सकते हो विपक्ष में जो होते हैं उठाते हैं इलेक्शन के टाइम। तो फिर सरकार उस टाइम क्या करते हैं, अनाउंसमेंट कर देती है भाई चलो कितनी वैकेंसीज़ आने वाली है। और 2019 में आपने देखा भी कि बड़ी मास वैकेंसीज़ आई थी एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी का, और उसकी जो प्रक्रिया है अभी यार 2023 में मतलब लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि उस टाइम, और आप बोलोगे कि नहीं उस टाइम कोविड था, भाई तो कोविड के टाइम कितना लगा था। कोविड तो स्टार्ट हुआ था आपका मान के चलो 2020 मार्च का मंथ से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके पहले भी गवर्नमेंट ने CBT 1 तक नहीं ले पाए थे आपका एनटीपीसी का। तो इसका मेन मुद्दा आप समझ सकते हो कि इलेक्शन का कहीं ना कहीं ज़रूर गवर्नमेंट का रहा होगा, जो वैकेंसीज उस टाइम निकली थी। तो इस ईयर भी आपको पता है कि जो न्यू वैकेंसीज़ है क्यों नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक मुद्दा बनाया होगा कि यार 2024 में चलो इलेक्शन है, तो क्यों नहीं इलेक्शन के आसपास ही जो वैकेंसीज़ है, नई वैकेंसीज़, उसको निकाला जाए, ताकि जो है इलेक्शन में उसका एक फ़ायदा लिया जा सके कि मैंने इतनी सारी गवर्नमेंट अपने, अभी जो गवर्नमेंट की अभी एक स्कीम चल रही है ना कि 10 लाख रोज़गार वाली, वो भी वो बोलेंगे। अब देखते होंगे रोज़गार मेला के तहत गवर्नमेंट जो गिनाती है पुरानी वैकेंसीज़ को, वो गिनवाते हैं और बताते हैं कि भाई चलो मैंने इतनी नई वैकेंसीज़ दी। आप समझदार हो, आप समझ सकते हो कि जब नई वैकेंसीज़ आ नहीं रही है तो भाई किसको नियुक्ति मिल रही है। ये जो लास्ट वैकेंसीज़ आई हुई थी आपकी, तो उसी तरीके से जब 2024 में आपकी इलेक्शन होने वाली है लोकसभा की, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग एक मुद्दा बनाएंगे कि चलो यार जिस तरीके से 2018 के दिसंबर मंथ में आपकी निकली थी जेईई की वैकेंसीज़, उसी के आसपास मैं भी मतलब ये बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड है। कोई भी आपको ये कंफर्म नहीं बता सकता है, यहाँ तक कि कोई हायर अथॉरिटी के पास ही हो सकती है इन्फॉर्मेशन होगी, बट आपको अगर कोई बताता है कोई भी यूट्यूब चैनल की नहीं यार अब वैकेंसीज़ आने वाली है, आप देखते हुए होंगे बहुत सारे ऐसे अच्छे चैनल भी ये सारे चीज़ बोलते हैं कि नहीं अब वैकेंसीज़ आने वाली है एएलपी एंड टेक्नीशियंस की, चाहे जेईई की। तो उनका मेन रीज़न होता है, जब आप उसमें क्लिक करके देखते होंगे तो क्या रीज़न होता है, कोर्स का भाई सेल करना, ठीक है, उनका तो मेन ये रीज़न होता है। और आप तभी थंबनेल पे क्लिक करोगे जब आप देखोगे कि हाँ भाई वैकेंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थंबनेल में है क्या, और हम लोग क्लिक कर देते हैं क्योंकि हम बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई नई वैकेंसीज़ आ जाए। तो ये चीज़ आप भी अनुमान लगा सकते हो, आप भी समझ सकते हो यार कि गवर्नमेंट एक मुद्दा बनाना चाहती है रेलवे की न्यू वैकेंसीज जो है इलेक्शन के लिए, इसीलिए वो इतनी देरी कर रही है। तो क्या अगर आपके मन में ये भी सवाल होना चाहिए क्या यार इतने 5 साल का जो ये ड्यूरेशन हो गया, क्या गवर्नमेंट में जो है एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही होगी, चाहे जेईई हो, चाहे आपका एएलपी हो या टेक्नीशियंस हो। इतनी बड़ी आपकी पब्लिक सेक्टर है हमारे कंट्री में, जॉब क्रिएशन की जो रेलवे होती है, तो ये कंफर्म है, मतलब डेफिनेटली जो है जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। बट रेलवे ने भी दिमाग लगाया कि जब 2018 वाली जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो एडिशनल कैंडिडेट थे उनको सारे इन लोगों ने धीरे धीरे वो
क्लियर करते चले गए। इस तरीके से इन लोगों ने अपना मेन पावर जो है, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, चाहे जेई हो, चाहे एलबी हो, चाहे टेक्नीशियंस को, इसको उन लोगों ने धीरे धीरे इसको क्लियर किया। ठीक है, ये बातें तो क्लियर होगी आपकी। और कुछ चीज़ें जैसे कि जेई वाले की बात करूँ तो प्रमोशंस करके भी धीरे धीरे उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको भी उन लोगों ने पूरा कर लिया। तो इस बात से तो ये समझ में हमें आ रही है कि भाई एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपने अभी कुछ दिन पहले, आप लोग अगर यूट्यूब में भी एक्टिव रहते होंगे तो एक आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो कंटिन्यूसली रेलवे में जो है ट्रेन की एक्सीडेंट बढ़ती जा रही है। इसका मेन रीज़न क्या होता है भाई? ट्रेन कौन चलाता है? असिस्टेंट लोको पायलट एंड लोको पायलट और गार्ड रहते हैं। और ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कम जो है मैन पावर होने के कारण जो लोको पायलट एंड एलपी की जो होते हैं भाई, उनकी जो ड्यूटी आवर्स होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके कारण उनकी मेंटल एंड फिजिकल हैरेसमेंट दोनों होती है और ये सारे इंसिडेंट आपको देखने को मिलती है। तो इस बात से हमें ये समझ में आ रही है कि नहीं यार, मैन पावर की तो रिक्वायरमेंट है, बट गवर्नमेंट जो है जॉब इसलिए अभी नहीं निकाल रही होगी, मैं भी कि वो सोच रहे होंगे कि यार गवर्नमेंट की इसको मुद्दा बनाया जाए ताकि दिसंबर का एंड में 2023 को आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। मैंने क्या बोला, ये एक्सपेक्टेड है, ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ और आप भी लगा सकते हो। ठीक है, और रही बात आपकी तैयारी की, तो दोस्त मोटिवेशन डिमोटिवेशन लेवल तो आएगा ही। तैयारी का फेज़ चल रहा है और सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। सिलेक्शन तो यार किसी गिने चुने हज़ारों में आओगे, तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी सारे बंदे पढ़ाई कर रहे हैं सबकी सिलेक्शन हो रही है, नहीं हो रही है। बट ऐसा भी नहीं है कि जो बंदे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जा रहा है, नहीं। आपको यार फोकस्ड और एक स्ट्रेटजी बना के आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी जब करते हो, जैसे रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हो, एलपी या टेक्नीशियंस की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये एग्ज़ाम है क्या, ये आपसे क्या मांगता है। मतलब आपको सिलेबस को समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। यार सिलेबस को प्रिंट आउट करवा के बाकायदा पास में रखो और समझो कि CBT 1 का जो लेवल का जो एग्ज़ाम है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट के मैसेज आते हैं कि सर मैं रेलवे जेई की भी तैयारी कर रहा हूँ एंड एलपी एंड टेक्नीशियन की भी करना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी डिप्लोमा हो सकती है। तो उस कंडीशन में अगर आप जब साथ में तैयारी करना चाहते हो तो CBT 1 जो होती है ना, दोनों ही केस में कॉमन होती है, तो भाई आप उसको साथ में लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CBT 1 में आपको क्या करना है, रीजनिंग एंड मैथ्स करने हैं, GS करना है। ठीक है, और GS का जो भी पूछने का तरीका है आपको भी पता है कि करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री पॉलिटिक्स का जो लेवल है क्वेश्चंस का भैया बहुत ही चेंज हो गया है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखते हो लास्ट 3 से 4 ईयर्स और करंट सिचुएशन में, अगर आपने SSC जेई का भी अगर एग्ज़ाम का क्वेश्चंस लेवल देख दिया होगा, चाहे वो आप मैकेनिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, तो आपको क्वेश्चंस का जो पूछने का जो तरीका है ना, वो यार बहुत ही अलग है। मतलब सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, बट क्वेश्चंस को जो पूछने का तरीका बहुत ही अलग है। मतलब मार्केट में भैया कंपटीशन है, लड़के कम, उनको सिलेक्शन में लेना है, तो हटेंगे कैसे भैया? पहले ही फेज़ जो उनका क्वालिफाई फेज़ रहेगा उसमें क्वेश्चंस ऐसे बनाओ कि भाई वही बंदा पास कर सके जो डेप्थ नॉलेज रखा हो उस सिलेबस का। तो यार मेरा भी यही सजेशन रहेगा, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सिलेबस को आप अपने साथ रखें। ठीक है, और करना क्या है प्रिपरेशन, अगर आपने कोई कोचिंग लास्ट ज्वाइन किया होगा या तो फिर अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया होगा, नहीं तो अगर आप सेल्फ स्टडी वाले पर्सन हो सकता है आपने किसी दोस्त वगैरह के नोट्स कलेक्ट करके आप तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो आपको करना यही है, सिलेबस को साथ में रखना है और सिलेबस में जितनी सारी चीज़ें दी है सबसे पहले वो सारी चीज़ें भैया एकदम कंप्लीट होना चाहिए। अब जैसे सिलेबस के दायरे में आप रह कर जब पढ़ाई करते हो तो क्या होता है ना यार, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आपको देखने को मिलेगा यार सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, बट हर एक एग्ज़ाम में जो उसका पूछने का जो तरीका होता है, एक लिमिटेशन होता है, एक दायरा होता है। ठीक है, आप अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ रहे हो तो अलग अलग एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से उसकी जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो चेंज होने लगता है। अब SSC में जाओगे, CGL वगैरह में जाओगे, मेंस वगैरह दोगे तो उसमें जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का जो लेवल रहेगा भैया अलग रहेगा। आप अगर रेलवे की दे रहे हो तो उसमें लेवल अलग होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार ठीक है, मैं अगर रेलवे जेई की तैयारी कर रहा हूँ तो ये नहीं कि सिर्फ CBT 1 पढ़े जा रहा हूँ और टेक्निकल को मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ। भाई बहुत गलत कर रहे हो। CBT 1 आपके लिए जस्ट फॉर क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब वो आपको मेरिट नहीं देने वाला है, सिर्फ आपको एक एंट्री दिलवाएगा CBT 2 के लिए। तो आपको उसी तरीके से CBT 1 को वेटेज देना है और CBT 2 जो है आपका टेक्निकल पोर्शन, मैंने बताया कि सिलेबस को दायरे में रख के पढ़ाई करो। अब यहाँ मैं बात करूँगा थोड़ा डिटेल में मैकेनिकल वालों के लिए। ठीक है, वो पूछते हैं कि सर मुझे डिटेल में ये चीज़ बताइए कि कौन से सब्जेक्ट को छोड़नी है, कौन से मतलब पढ़ाई कर रही है। भाई देखो, जो बंदे गेट एग्जाम देते हो आपको भी पता है, प्रोडक्शन वाला एक टॉपिक आता है। प्रोडक्शन की जब बात करता हूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, मेटल कटिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, ठीक है, उसके बाद मशीनिंग हो गया आपका, उसके बाद कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया।
तो इन सारे टॉपिक को मिला के आप प्रोडक्शन बनाते हो। लेकिन आप देखोगे जब रेलवे जेईई के सिलेबस में आओगे, मेट्रोलॉजी तो मिलेगा आपको, बट सिर्फ मेजरमेंट्स का पार्ट मिलेगा, जो लिमिट टॉलरेंस फीट है वो गायब मिलेगा। तो भैया यहाँ पे उस पर नहीं लगे रहना है, ठीक है। हाँ, अगर आप एसएससी जेईई की दे रहे हो या अगर आप कोई अदर एग्जाम पीएससी वगैरह दे रहे हो, एनटीपीसी हो गया, इसरो हो गया, तो अलग बात है, आप उसको कवर कर सकते हो। बट अगर आप रेलवे की जब ओनली फोकस से तैयारी कर रहे हो तो भाई उन पोर्शन को आपको वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। फिर बात करूँ कास्टिंग जो है भैया, क्वेश्चन सिलेबस में आपका है ही नहीं, मतलब सिलेबस में ये सिलेबस एड ही नहीं है कास्टिंग, तो कास्टिंग भी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। मशीनिंग की बात करूँगा तो मशीनिंग भी यहाँ पे लिमिटेशंस में है, आप सिलेबस देखना, मैं यहाँ पे आपको बाकायदे सारे ब्रांच की बात कर रहा हूँ, चाहे आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो। जो रेलवे जेईई की सिलेबस है उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके आप अपना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लेना, बाकायदे उसको प्रिंट आउट करवा के पास में रखना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने प्रोडक्शन के एक सब्जेक्ट की बात किया यार। उसके बाद आती है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस देखते हो ना, बहुत ही वास्ट सिलेबस है यार, उसमें पढ़ते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बहुत सारे डिफेक्ट्स पढ़ते हो, फिर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ते हो। तो मैकेनिकल वाले जो बंदे हैं उनको पता होगा कि जो मटेरियल साइंस है उसमें भैया 3 ही टॉपिक ऐड है। कौन कौन से? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपके पढ़ते हो आप, टफनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ठीक है, ब्रिटलनेस, ये सारे। और क्या टॉपिक इसमें ऐड है? स्टील। जब स्टील की बात आती है तो इसमें आपको कास्ट आयरन भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज स्टील बनती कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्ट, मतलब आप कितना अमाउंट मिलाते हो आयरन में कार्बन का, उसके हिसाब से आपको स्टील मिलती चली जाती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए भाई, आपको अगर स्टील पढ़ना है तो साथ में उसके पहले कास्ट आयरन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो पहले आपको कास्ट आयरन का देखना, प्रीवियस में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो जब आप स्टील की तैयारी करो कि टाइप्स ऑफ स्टील कौन कौन से होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ोगे कि कौन से एलिमेंट को मिलाएंगे तो भाई उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। तो उस कंडीशन में आप जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह होता है उसको पूरी अवॉइड करना, क्योंकि वो जो पोर्शन रहती है यहाँ पे एड नहीं है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल साइंस की। और कौन सा रहता है इसमें? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट ट्रीटमेंट होती है। एक होती है सरफेस हीट ट्रीटमेंट जिसको हम लोग केस हार्डनिंग बोलेंगे, और एक नॉर्मल एनलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया, ये सारे प्रोसेस हो गया। तो मटेरियल साइंस में भी आप देखोगे तो लिमिटेड सिलेबस है, तो जब भी आप उस पर तैयारी करो तो कास्टिंग जो प्रोसेस है उसको अवॉइड करो। मेट्रोलॉजी की जब तैयारी करोगे तो उसमें लिमिट टॉलरेंस फीट जो उसको अवॉइड करो, और मटेरियल साइंस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट्स को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट में बात करो थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिज़ाइन, देखो यार मशीन डिज़ाइन आपको पता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मशीन्स की बात करूँ, थ्योरी ऑफ मशीन्स तो यार प्योरली मैकेनिकल का एक हार्ड बोला जाता है, बट ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पे ऐड नहीं है रेलवे जेईई के सिलेबस में। तो आपको यहाँ पे उस चीज़ को क्या करना, अवॉइड करना है प्रिपरेशन में। अगर आप कोई अदर एग्जाम भी तैयारी कर रहे हो तो आप उसको साथ में लेके चल सकते हो। फिर बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारे सिलेबस आपके इसमें ऐड है। और प्रोडक्शन को इन लोगों ने यहाँ पे 5 पार्ट में बांटा हुआ है। देखो, एक तो मटेरियल साइंस हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे बात करूँगा वेल्डिंग का हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। मेट्रोलॉजी हो गया, ग्राइंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जितने भी सारे यहाँ पे मेट्रोलॉजी हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, ये सारे ऑपरेशन से 50% जो जितना जो सिलेबस रहेगा ना आपका, टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इसलिए जाते हैं क्योंकि जब आप रेलवे में जब आओगे, अब एज ए जेईई जब सुपरवाइजर बनते हो, तो यार मैकेनिकल में इन सब का बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स आप पढ़ते हो, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट हो गया, और एरिया कैसे मेजर करना है, कोई भी कंपोनेंट जैसे वर्नियर कैलिपर का कितना आपका मिनिमम मेजरमेंट की उसकी जो ये होती है लेंथ होती है, जैसे 0.02 mm जो उसकी होती है, तो उस तरीके से माइक्रोमीटर हो गए, इन सारे डिवाइसेस आपको डिटेल में वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और बात करूँगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका भी यहाँ पे सिलेबस डिफाइन किया गया, उसको उसके हिसाब से तैयारी कर लो। फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बस भैया ये सारे हो गए हैं तो टेक्निकल तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो बाकायदे आपको सिलेबस को साथ में रख के तैयारी करना है। और एलपी वाले बंदे भैया आपको इसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम देने हैं। फर्स्ट स्टेज तो क्वालिफाई नेचर रहेगा, और सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 2 पार्ट बटे हुए हैं। एक तो जिसमें मेरिट बनेगा, एक तो आपका जो ट्रेड, अगर आपने आईटीआई किया होगा तो किसी ट्रेड से किया होगा, अगर आपने डिप्लोमा भी किया होगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, अगर आपने बीटेक करके अगर आप एलपी की एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपने भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे। तो ध्यान से आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, चाहे आरएसी लो, चाहे डीजल मैकेनिक लो, चाहे हीट इंजन लो, और बाकायदे उसमें जो भाई जितने मिनिमम लेवल पर आप जा सकते हो आईटीआई के लेवल पर, उस लेवल पर जाकर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है। क्योंकि अगर आप CBT 2 वाला जो आपका टेक्निकल का जो पोर्शन, जो ट्रेड का जो पेपर, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेरिट वाला पेपर का आपका इवैल्यूएशन ही नहीं होने वाला है। तो आपको उसको मैनेज करके चलना है। तो ओवरऑल आपको थोड़ा ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई वैकेंसीज़ की जो लेट हो रही है, क्यों हो रही है, अपने एक अनुमान लगा लिया होगा, और मैंने भी ये एक्सपेक्टेड बताया, ठीक है। और रही बात आपकी प्रिपरेशन की, तो भाई आपको खुद ही संभालना है। बोलते हैं ना कि बुरे वक्त में या तो निखर जाओ या तो बिखर जाओ, डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ। आपको क्या करना है, बुरे वक्त में आपको निखरना है या बिखरना है।
क्योंकि हर कोई तो भैया निखर नहीं पाता है, कुछ ही लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो उसमें आप आ सकते हो अगर अपने आप को समेट कर रखो, ठीक है, कि नहीं भाई मेरे पास ये जो टाइम मेरे को मिला है उसी टाइम में मेरे को कुछ करना है, सो दैट मेरी लाइफ अगर कहीं सेटल हो जाते हो, कहीं आपकी जॉब लगती है तो आपकी लाइफ जो है वो तो बन जाती है। और आपकी जब लाइफ बनती है तो आपके पेरेंट्स की भी लाइफ बनेगी, आपको एक सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलेगा। तो इन सारी बातों को रख के माइंड में भैया प्रिपरेशन करते रहो। यूट्यूब में मोटिवेशन बहुत सारे मिलेंगे, टॉपर्स के मोटिवेशन सुनते रह जाओगे, कुछ टाइम तक तो वो मोटिवेशन काम करेगा, फिर धीरे धीरे वो भाई वॉश आउट हो जाएगा। इंटरनल मोटिवेशन यही होना चाहिए कि भैया ये 1-2 सालों में अगर तैयारी करके अगर अच्छी जगह पे पहुंच जाता हूं तो आने वाले जो 30 से 40 साल आपके लाइफ के रहेंगे वो सुखद रहेंगे। आपकी जो आने वाली जनरेशन रहेगी आप उसको एक अच्छा हेल्थ दे सकते हो, अच्छी एजुकेशन दे सकते हो। तो इन सब को दिमाग में रख के आपको प्रिपरेशन करते चले जाना है, ठीक है। और डिमोटिवेशन मोटिवेशन तो हर किसी के प्रिपरेशन फेज़ में आता, मेरा भी आता था, और उसको हैंडल कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो मॉर्निंग में, और थोड़ा बहुत रूटीन बना के आपको स्टडी करना है। हो सकता है आप उस जो भी आपने बनाया होगा अचीव नहीं कर सकते हो, बट कुछ तो आपके दिमाग में चलेगा, हाँ यार आज मेरे को ये इस सब्जेक्ट पे इतना तैयारी करना, आज मेरे को ये टेस्ट सीरीज़ लगाना है। तो कुछ तो अप्रोक्स आपके दिमाग में एक चलेगा ना कैलकुलेशन कि मुझे आज करना क्या है। ये चीज़ गलती मत करना आप, ठीक है। और कमेंट तो बहुत सारे हैं, बहुत दिनों से मैं आपसे जुड़ा भी नहीं हूँ, तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। और अभी तो मेन वही क्वेश्चंस आते थे कि सर ठीक है वैकेंसीज बता दो कब तक आएगी। भाई मेरे को नहीं पता है, मैंने एक्सपेक्टेड बताया कि मे भी गवर्नमेंट की एक मुद्दा हो वैकेंसी रेलवे की इलेक्शन के लिए 2024 का जो होने वाला है लोकसभा के इलेक्शन, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट जो है लेट कर रही है वैकेंसीज़ को निकालने में। और फिर भी कोई अगर डाउट रहे मैकेनिकल वालों का तो मैंने पूरा स्ट्रेटजी बता दिया कि आपको करना क्या है। और एलपी वाले बंदे भाई आपको भी अगर साथ में तैयारी कर रहे हो तो CBT 1 दोनों के लिए कॉमन है। और सबसे बड़ी बात है अगर आप कोई भी चीज़ प्रिपरेशन करते हो तो टेस्ट सीरीज इज मस्ट, मतलब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो टेस्ट सीरीज ज़रूर देना। उसी से आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होता है कि आप किस लेवल पे कहाँ पे खड़े हो, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहे तो भाई कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, वहाँ पे कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।